हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप देख रहे हो ईपीएफओ की सीरीज हमने जो चला रखी है पिछले एक महीने से। आप देख रहे हो आपको डिफरेंट टॉपिक्स में आपको डिफरेंट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग लेके आ रहे हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है इसमें गवर्नेंस के मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आप इसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्या है। तो आपको पता होगा जो यूपीएससी ईपीएफओ है, ईओ एओ एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर दोनों का एक ही पद होता है। ठीक है, ये 2023 की वैकेंसीज आप देख रहे हो। अभी इसके फॉर्म की जो डेट है 17 तक थी वो खत्म हो चुकी है, 17 मार्च तक थी वो खत्म हो चुकी है। अब आपका यहाँ पे प्री यानी कि जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है इसमें एक ही पेपर होता है, इसमें प्री मेंस कुछ नहीं होता है, इसमें सिंगल पेपर है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए एज 30 है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमको, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज देखिए सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे ईओ एओ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एपीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिसकी जो एज होती है वो होती है 35 साल। ओके, अब यहाँ पे देखोगे आप रिक्रूटमेंट टेस्ट 120 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे होंगे, 100 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आज का जो हम लोग ईओ एओ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है 2021 का। ओके, 2021 का जो वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये आप देखिए ईओ एओ में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से देखने को मिलेंगे। जनरल इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग इसको इजीली कह सकते हैं। ओके, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, जनरल साइंस एंड नॉलेज, और कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये हो गया आपका इसका सिलेबस, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं हर बार मेरी वीडियो में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। देखिए जो हमारा संविधान है उसमें क्या है, कुछ शेड्यूल्स हैं, टोटल 12 है, उसमें से 8 शेड्यूल है जो कि हमको भाषा से रिलेट कराता है, भाषा जिसके अंतर्गत है भारतीय संविधान में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो भारतीय संविधान में आपको 8वीं अनुसूची में आपको भाषा का प्रावधान मिलेगा। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। डोगरी है, बिल्कुल है, मैथिली भी है, सैंथाल भी है। ठीक है, भोटी जैसे यहाँ पे पक्का ये लोग भोटिया बोलना चाहते होंगे, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, आप देख रहे हो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे भोटी। चलो अब यहाँ पे समझ लो आप, जो हमारा आर्टिकल है 344 और आर्टिकल है 351, ये बात करता है हमारे किसकी, राजभाषा की। ओके, और यहाँ पर जो हमारे टोटल 8 शेड्यूल इसमें आपको 22 भाषा मिलेंगी। अब सिंधी को ऐड करा गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। 21st अमेंडमेंट एक्ट समझना, सिंधी लैंग्वेज को हमने जोड़ा था, ये सिंधी हो गया, यहाँ पे आप सिंधी नहीं है, डोगरी होगा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को हमने किससे जोड़ा था, 71st अमेंडमेंट 1992। फिर आता है यहाँ पे आपका यहाँ पे आता है आपका 92nd अमेंडमेंट, जो हमने कौन सी डोली थी, डोगरी। ठीक है, ये हो गया आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली, इसको हमने जोड़ा था। आप देख रहे हो 92nd अमेंडमेंट 2003 में। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि जब शुरुआत में जब ये संविधान लागू हुआ था तो आपको पता है टोटल वैसे भी 8 शेड्यूल थे, तो यहाँ पे उस टाइम 14 भाषा थी। ठीक है, हमने उसके बाद कितनी भाषाएं ऐड करी हैं, तो कितनी भाषाएं ऐड करी है हमने, यहाँ पे देख लो, ये हो गया यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 और 8, हमने यहाँ पे 8 भाषाएं अभी तक और ऐड कर दी हैं। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी का फाउंडर इनमें से कौन सा है, सी राजगोपालाचारी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सी राजगोपालाचारी, ये है स्वतंत्र पार्टी के क्या, फाउंडर। ओके, ये स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर थे। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सी राजगोपालाचारी। अब आप मुझे बताना कि हमारे, ठीक है, तो हमारे फर्स्ट इंडियन, लास्ट है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। ओके, ये तो इसका तो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे राजगोपालाचारी।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी की यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया आईएनसी। आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट होती है 1885 में। कौन करते हैं इसकी स्टैब्लिशमेंट? तो ये करते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, कहां के रहने वाले थे? आयरलैंड के रहने वाले थे। ओके, ये आप ध्यान देना। आईएनसी के जो पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आईएनसी के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, ये हो गया। अब यहां पे पूछ रहे हैं कि आपने बताना है कि कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली। तो ये स्वतंत्रता मिली है भारत को 1947 में, ये हुआ आपका 15 अगस्त। तो आप मुझे बताओ 15 अगस्त के दौरान तो यहाँ पे कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस टाइम पे हेड? तो यहाँ पे आप देख लो, ये अबुल कलाम आजाद तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हो गए, ठीक है। ये हो गए JB कृपलानी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। ये जवाहरलाल नेहरू का तो बहुत फेमस है, एक 1929 वाला, वो भी बहुत फेमस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे क्या मिलेगी कि आपको हमारा UPSC EPFO का कोर्स मिलेगा, जिसके तहत हम आप सभी को सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके कोर्स में जो भी चीजें होती हैं ये सब आपको यहाँ पे दिया जाएगा। MCQs भी दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, आपको यहाँ पे बहुत चीजें दी जाएंगी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। वेबसाइट पे आपने विजिट करना है, अपने कोर्स से रिलेटेड आप जानकारी वहां पे ले सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे बोला है हु प्रोड्यूस द पीरपुर रिपोर्ट 1938। तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रोड्यूस करी थी? तो ये मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, रार पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट, हालांकि ये आंसर भी मुस्लिम लीग है इसका, ये करी थी स्टैब्लिशमेंट 1906 में। कौन था? नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। ओके, कहां पे करी थी? कब क्वेश्चन अभी पूछेगा आपसे, तो ये ढाका में करी थी। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। उस टाइम पे कहां था? ये था बंगाल में, ठीक है। उस टाइम तो बांग्लादेश देश ही नहीं था ना, बांग्लादेश तो 1971 में आया, तो ये समझना आप यहाँ पे। तो ये देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसको हम बोलते हैं AIML, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बता दिया है, तो इसने करी थी पीरपुर रिपोर्ट 1938 में। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट पर्टेनिंग टू द NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ओके, देखिए इज नॉट करेक्ट, ठीक है। द NGT वाज सेट अप इन द ईयर 2010, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। Its purpose is to ensure effective and expeditious disposal of cases related to the environmental protection and conservation of forest and other natural resources, बिल्कुल ये भी ठीक है। It is bounded by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure, ये क्या देखा होगा आपने? देखा होगा CRPC, ठीक है, और IPC आपने देखा होगा। IPC का मतलब होगा इंडियन पिनल कोड, CRPC का मतलब प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर? ये होता है क्राइम से रिलेटेड, कि भाई अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करेगा, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो डकैती हो, अपहरण हो, ठीक है, बलात्कार हो, तो उसको किस, ये तो क्या सजा मिलेगी IPC में है, किस प्रोसीजर से गुजरना होगा, ये होगा आपका CRPC में। तो ये आपका NGT में नहीं है। NGT का तो आपको कैसे मिलेगा? 1972 वाला वाइल्ड लाइफ एक्ट मिलेगा, बहुत सारे जो एनवायरमेंट के एक्ट हैं उनमें इसके जिक्र मिलेगा आपको। इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल ये तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? सी है, बिल्कुल गलत भाई। CRPC में इसके तहत कुछ नहीं मिलता है। ओके, चलो अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ कमिटी ऑफ ऑन एस्टिमेट, ठीक है। कमिटी ऑन एस्टिमेट होती है, कहां पे होती है? ये होती है हमारी, आपने देखा होगा संसद में आपको मिल जाएगी, कौन सी? कमिटी ऑन एस्टिमेट। इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमीज improvement in organization efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimate may be affected, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, ये पहला वाला है। it scrutinize appropriation and finance accounts of the government, it examines reports of the comptroller and auditor general and whether public undertaking are run efficiently, it examines bills on matters ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप आंसर देखोगे, आंसर इज ए। तो यहाँ पे क्या बोला था इसने कि इनमें से कौन सा हमारी कमेटी ऑन एस्टिमेट्स के लिए क्या है? मैंडेट है, जरूरी है,
तो ये जो रिपोर्ट्स होती है किस पे होती है, इकोनॉमिक्स पे होती है, इंप्रूवमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशंस, एफिशिएंसी भाई उनका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी। तो ये है आपकी चीजें, जो कि हमारा आंसर यहाँ पे ए आपको मिल जाएगा। चलिए अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्रोनिम फॉर द वर्ड नीति इन नीति आयोग। देखिए सबसे पहले तो नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ओके, नीति आयोग के अभी रिसेंटली परमेश्वरम अय्यर सीईओ थे, उनको वो चले गए वर्ल्ड बैंक में, उनकी जगह कौन आ गया, बीआरवी या बीवीआर सुब्रमण्यम है, वो आप देख लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके जो वाइस चेयरमैन, वैसे चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम होते हैं, तो वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी, पहले थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है, सुमन बेरी हो गए। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो बी हो गया हमारा राइट आंसर। नीति आयोग ने किसकी जगह ली थी, तो उसने ली थी प्लानिंग कमीशन की, जिसे हम बोलते थे योजना आयोग। ये प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टैब्लिश जब होता है, तो 1951 में पहला हमारा पंचवर्षीय योजना आ गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कब से कब तक था, 56 तक था। हमने कहां से लिया, यूएसएसआर से लिया, ये आप ध्यान देना, हमने ये प्रक्रिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत जब आता है, ये किस कारण से आता है कि भारत में जो भी सत्ता है उसको भारतीय टू इंडियन लीडर्स, भारतीय नेताओं और भारतीय शक्ति के हाथ में जो भी पावर है, जो कि ब्रिटेन के पास है, अब वो किसको देना चाहता है, वो भारतीय नेताओं को देना चाहता है। आप देख रहे हो 1946 में आई थी। अब ये जो मिशन था, इसमें आपको मिलेंगे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों इसके क्या थे, यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके सदस्य। लॉर्ड वेवेल नहीं थे, ये तो भारत के कभी वॉइसरॉय रह चुके हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ये 3 थे बस उसके मेंबर। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है, ये जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्ष कौन थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, लोकसभा आपको कितने मिलेगा, आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 81 में आपको मिल जाएगा लोकसभा। फॉर्मली डिसएसोसिएट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज अ स्पीकर। तो स्पीकर के बनने के बाद ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनको उनकी पार्टी से निकाल दिया गया, तो यहाँ पे कौन है, ये है आपके नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक और चीज बता देता हूं, देखिए नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था, जिनको निर्विरोध चुना गया था। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ये चीजें हैं आपकी। अब ये देखिए जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ये थे लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर भारत में, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर क्या हो गया, नीलम संजीवा रेड्डी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ 9 क्वेश्चन आपके ईओ 2021 में आए थे, उन सभी का आंसर मैंने आपको बता दिया है। और जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे इसका आंसर जरूर मुझे आप कमेंट में लिख के बताना। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।